सर बहुत स्वागत है आपका दोराब जी। बहुत लंबे समय के साथ बाद आपसे बात हो रही है सर, तो पहले तो बहुत शुक्रिया आप आए। क्या सिचुएशन है सर अभी ग्लोबली पाम तेल की डिमांड सप्लाई का? नमस्कार मृत्युंजय, इट इज़ अ प्लेजर टू बी ऑन जी टीवी, जी बिजनेस चैनल रादर। हाँ, ये पिछले 6 महीनों से लड़ाई का एक प्रकार का एटमॉस्फेयर है दुनिया में। और जब लड़ाई चलती है तो उसका बड़ा गहरा शैडो हमारी मार्केट पे भी होता है। तो पहले जब फरवरी महीने में ट्रम्प साहब ने बमबारी शुरू की तो मार्केट में एक प्रकार की तेजी का वातावरण आ गया। फिर कितनी बार आज भी बोलते हैं कि सेटलमेंट हो रहा है, कितनी बार बोले कि सेटलमेंट हो रहा है। अब गल्फ ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज खुल जाएंगे, अब तेल का शिपमेंट जारी हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजों में कुछ न कुछ डामाडोल रहता है और इसलिए मार्केट में काफी फ्लक्चुएशन, काफी अनसर्टेनिटी रही है। और इससे हाँ तेजी तो आई है, लेकिन इसका कंजम्पशन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। और कंजम्पशन हमने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट यानी इंडिया, और आप आज बाजू बाजू के देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां भी कंजम्पशन थोड़ा नरम है। और इससे जो भड़का आने वाला था तेजी का, जो हम लोग जिसका हमें एक्सपेक्टेशन था, वो नहीं आ पाया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि तेजी बिल्कुल निकल गई है। मेरे ख्याल से तेजी पोस्टपोन हुई है। दूसरा जो तेजी का फैक्टर था वो एल नीनियो। अब एल नीनियो फैक्टर के आने में थोड़ी देर लगी है। और एल नीनियो भी हमेशा एक सीधी लकीर में नहीं आता है, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो आप देखिए कि नॉर्थ अमेरिका में वेदर में थोड़ा गड़बड़ है। साउथ ईस्ट एशिया यानी कि हमारे पाम ऑयल के बेल्ट में काफी गड़बड़ है। लेकिन पाम का इफेक्ट यानी एल निनियो का इफेक्ट पाम के उत्पादन पर 8 महीने बाद होता है। यानी कि अगर आज सूखा पड़ा तो अगले साल उसकी इफेक्ट आएगी। तो ये दो फैक्टर, एक के लड़ाई का वातावरण जिससे कि कंजम्पशन थोड़ा दब गया है क्योंकि और दाम काफी बढ़ गए, एनर्जी के दाम बढ़ गए, एनर्जी की अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो इससे कंजम्पशन पे प्रभाव पड़ा है। और दूसरा के जो एक तेजी का भड़का लेने वाला एल निन्यो था वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। तो ये दो कारणों के लिए जो मैंने आपसे पिछली बार जब हमारी बात हुई थी और मैंने कहा था कि पूरे 5,000 रिंगित तक मार्केट जाएगी, शायद 5,200 तक भी जा सकती है। मैं आज भी कहता हूं कि मार्केट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि कल जाएगी या 1 महीने में जाएगी। मार्केट को जाते जाते दिसंबर महीना तक आ सकता है। ठीक है, ये आपने बहुत डिटेल में बताया सर। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया की जो पॉलिसी बीच बीच में पाम तेल को लेकर बदलती रहती है, नई आती रहती है, B50 और बाकी चीज़ें, उसका ओवरऑल पाम ऑयल की सप्लाई पर या ग्लोबल मार्केट पर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? आपने 16 आने की बात बताई। इंडोनेशिया की पॉलिसी जो कि एक तेजी का पॉलिसी लगती थी हमें, हम्म। उसमें थोड़ी हानि आ गई। अच्छा। इंडोनेशिया देश का कारोबार हम्म। थोड़ा अनसर्टन हो चुका है। हम्म। ये सरकार जो करना चाहती है, उनके बड़े अच्छे प्लान हैं, लेकिन जो करना चाहती है और जो कर सकती है उसमें काफी डिफरेंस है। और सरकार ने एक तो कदम ऐसे उठाए कि जिसका प्रभाव मार्केट पे अच्छा नहीं पड़ा। मैं ज्यादा इसके डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इंडोनेशिया की जो B50 पॉलिसी थी जो कि एक तेजी का बड़ा कारण था, वो B50 पॉलिसी अभी भी ये लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। अनाउंस किया है, लेकिन और कई कई प्रकार के उसमें दिक्कतें हैं। और मेरे ख्याल से आज की तारीख में इंडोनेशिया में B42 चल रहा है। यानी कि B40 से ये लोग सिर्फ B42 तक पहुंचे हैं, अभी B45 भी नहीं गए।
और सरकार ने पाम ऑयल इंडस्ट्री, बायोडीजल इंडस्ट्री को लंबी सी लिमिट दी है कि 30 सितंबर तक आप अपना कोटा बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि 30 सितंबर आते आते भी इंडोनेशिया पूरा B50 नहीं जाएगा, B45 तक जाएगा। हम्म। तो ये एक ये हमारे कंज्यूमर के हित में है। ओके। लेकिन जो तेजी का वातावरण था वो हाँ। उसमें थोड़ा रुकावट आ गई। परफेक्ट, ये बहुत बढ़िया सर आपने बताया। अब मैं जरा इंडियन एडिबल ऑयल मार्केट पर आपसे पूछना चाह रहा हूँ। भारत में इस वक्त चूंकि बीच में कुछ दाम बढ़ गए थे एडिबल ऑयल के कई सारी वजहों से, अब इस वक्त इंडिया का ऑयल मार्केट आपको कैसा दिख रहा है, डिमांड सप्लाई के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से? प्राइस के हिसाब से मैं समझता हूं कि आज और अगले 2 महीने में के लिए प्राइस में स्टेबिलिटी रहेगी। हम्म। प्राइस कम नहीं होने वाले हैं। देखिए, इंडिया में भी मॉनसून के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न पड़ा है। परवरदिगार की मेहरबानी से जुलाई महीने में मौसम अच्छा रहा और हमारे यहाँ काफी बारिश हुई। लेकिन आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की खेती के उत्पादन के लिए जुलाई की बारिश उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हम्म। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अगस्त महीने की बारिश और सितंबर के पहले हाफ की बारिश। तो अब अगस्त की बारिश तो अब आने वाली है। ये तो हमें देखना है कि अगस्त की बारिश बराबर आएगी या नहीं। फोरकास्ट जो है, सारे फोरकास्ट हमेशा सच्चे नहीं होते हैं। फोरकास्ट में भी अप डाउन चलता है। तो हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कि अगस्त की बारिश अच्छी आएगी। अगर अगस्त की बारिश हिंदुस्तान में अच्छी नहीं रही हम्म। या स्पोरैडिक रही, यानी कि ईस्ट में अच्छी रही, वेस्ट में नहीं, नॉर्थ में अच्छी तो साउथ में नहीं, अगर ऐसा चाहा और हिंदुस्तान की खेती का उत्पादन उतना नहीं रहा जितना कि हमें उम्मीद है, तो हिंदुस्तान में भाव बढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छा। मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान की सरकार बड़ी सतर्क है। सरकार ये सब मामले दिन ब दिन चेक करती रहती है और सरकार इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करेगी। ये भी हो सकता है कि अगर दाम ज्यादा बढ़ गए तो सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कट करेगी और पॉपुलेशन को, आम जनता को रिलीफ देगी। लगता है कि इस वक्त मतलब वक्त आ गया है या इस वक्त ज़रूरी है कि इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी कट होनी चाहिए? आपका टेक क्या है? आप क्या सुझाव देंगे इस मसले पर? मैं जरूर कहता हूं कि क्रूड ऑयल की ड्यूटी कट करनी चाहिए, हम्म। रिफाइंड ऑयल को टच करना नहीं। तो इससे रिफाइनिंग इंडस्ट्री जोरदार चलेगी हम्म। और अवेलेबिलिटी बढ़ती रहेगी। लेकिन जल्दी से कट करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, पहले आप अगस्त महीने की बारिश को देखिए, हम्म। सितंबर के फर्स्ट हाफ की बारिश को देखिए और बारिश के अनुसार आप एक एस्टिमेट लगाइए कि हम्म। हमारी फसलें कैसी निकलेगी। यहाँ यूरोप में तो हमने देखा है कि व्हीट, गेहूं की फसल बहुत खराब है हम्म। और कॉर्न की भी फसल खराब है। अब ऐसा लगता है कि नॉर्थ अमेरिका में भी कॉर्न की फसल अच्छी नहीं रहेगी। नॉर्थ अमेरिका में सोयाबीन का हमें पता नहीं, क्योंकि वहां भी सोयाबीन कब बनता है, अगस्त की बारिश से, जुलाई की बारिश से नहीं। तो ये भी एक देखना है हमारे। सो एल नीनियो इस बार पूरी दुनिया में फैला है। ये नहीं कि नॉर्मली एल नीनियो जब होता है तो ये पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया तक के बैंड को लगता है। लेकिन इस बार एल नीनियो के साथ साथ एक और भी फैक्टर आया है जिससे कि यूरोप में मैं लंदन रहता हूं, हमने इतनी गर्मी और इतनी ड्राइनेस कभी नहीं देखी हमारी जिंदगी में। तो इसका प्रभाव हमारी खेती पे होना होना ही है। यूरोप में आप देखिए, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, यहां तो फॉरेस्ट फायर लगने शुरू हो गए। यानी कि इतनी गर्मी होती है कि लकड़ियां अपने आप जल जाती हैं। ये नॉर्मली नहीं होता है। और इससे लगता है कि कृषि का उत्पादन दुनिया भर में अगले 6 महीने में वो नहीं होगा जितने के हमें उम्मीद था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार, हिंदुस्तान की सरकार तो बड़ी सतर्क होती है और मैं जानता हूं कि ये लोग रोज भाव ताल देखते हैं, स्टडी करते हैं। और ये इनको देखना होगा कि अगस्त और सितंबर में बारिश कैसी रही, उससे हमारा कृषि उत्पादन कैसा होगा, और उसके अनुसार इनको डिसीजन लेना है कि हम्म। इंपोर्ट ड्यूटी घटाए हम्म। या स्टेबल रखें।
ओके, तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक मुद्दा सर अभी मैं बड़ा चर्चा में है, बड़ी इसके ऊपर डिबेट हो रही है इंडिया में। नेपाल के रास्ते जो साफ्टा के तहत इंपोर्ट हो रहा है एडिबल ऑयल का, उस पर यहाँ पे एसोसिएशन को आपत्ति है कि इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। आपका टेक क्या है इसके ऊपर? मेरा एसोसिएशन के राय को समर्थन करना है कि नेपाल हमारा पड़ोसी है और हमने ट्रेड डील बनाया है तो ठीक है, लेकिन वो ट्रेड डील ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यानी कि जो वैल्यू एडिशन नेपाल में होना चाहिए आ, वो कभी नहीं होता है, तो ये देखना चाहिए। और इसके ऊपर एक प्रकार की लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि हमारी खुद की इंडस्ट्री खास करके नॉर्थ और ईस्ट में जहां इसकी सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, वो इंडस्ट्री को भी हमको संभालना है। ओके, बिल्कुल परफेक्ट सर। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कि आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि अब चूंकि क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, ग्लोबल बायोडीजल पॉलिसी पर इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, ग्लोबल बायोडीजल पॉलिसी तो चलती ही रहेगी और एक्सपैंड होती रहेगी। अब ये लोग न सिर्फ बायोडीजल की बात करते हैं, ये लोग सस्टेनेबल एयरक्राफ्ट फ्यूल की बात करते हैं, यानी कि जेट फ्यूल। तो ये बायोडीजल का उत्पादन, बायोडीजल की यूसेज ये तो बढ़ती जाएगी। और इसलिए हमको, हमारे देश को तिलन और वेजिटेबल ऑयल, तेल के उत्पादन पे बहुत ही जोर रखना चाहिए, क्योंकि ये इंपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा नहीं तो हिंदुस्तान का। और मुझे ये आप देखिए, एथेनॉल की पॉलिसी, चाहे पॉलिटिकल लोग जो भी कहे, एथेनॉल की पॉलिसी बड़ी कामयाब हुई है। और हिंदुस्तान में 20% एथेनॉल गैसोलीन में लगाने का ये जो कार्यक्रम लगाया है, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और उसी तरह एक दिन, आज नहीं तो एक दिन, बायोडीजल भी हिंदुस्तान में आ जाएगा, ये आप यकीन रखिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया बताया सर। बहुत शुक्रिया दोराब जी मिस्त्री आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही डिटेल में पाम तेल और ओवरऑल एडिबल ऑयल मार्केट पर बात करने के लिए।